जनवरी का मुख्यतः करंट अफेयर्स हम लोग क्या करेंगे, आज रिवीजन करेंगे। सबसे पहले जो था राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलेंगे, आप चलेंगे कब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया जरा देखते हैं, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है, 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया। कब प्रदान किया, तो 9 जनवरी 2024 को, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 बैडमिंटन में 2 खिलाड़ी को प्राप्त हुआ, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को प्राप्त हुआ, 2 लोग को। तो 2 लोगों को प्राप्त हुआ, ठीक है, ध्यान दो। रखेंगे। बिल्कुल, कि दोनों के दोनों किससे संबंध रखते हैं, तो बैडमिंटन में संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं, बैडमिंटन से, ठीक है। 26 खिलाड़ियों को, ठीक है, 26 खिलाड़ियों के पास 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन और के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला, ठीक है। तो 2 खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और 26 खिलाड़ियों को क्या मिला, तो अर्जुन पुरस्कार मिला। कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला, 26 खिलाड़ी को अर्जुन 26। पुरस्कार मिला, ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा युवा मामले, ठीक है, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार करती है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कौन करती है, मंत्रालय का नाम ध्यान में रखेगा, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका घोषणा किया जाता है। सब पढ़ा चुके हैं आप लोग, भी बोला कीजिए, ठीक है। खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है, उसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सबसे देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार पूरा नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जरा इसको डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 बैडमिंटन के खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, क्या नाम है पूरा, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को मिला। किसे किसे मिला, चिराग चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, पूर्व नाम क्या था इसका, इस खेल रत्न पुरस्कार का पहले का नाम क्या था, क्या बताएंगे, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी राजीव। खेल रत्न पुरस्कार इनका पहले का नाम था, ठीक है। भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद की बात करेंगे तो सेना से संबंध रखते थे और साथ में मतलब हॉकी के भी मतलब क्या थे, प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, ठीक है। बहुत जाने माने नाम था हॉकी के क्षेत्र में, जो 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे थे, ठीक है। अगर पूछा जाएगा मेजर ध्यानचंद ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीता, उसके कितने मतलब कितने बार उस टीम के मतलब सदस्य रहे थे, तो 3 बार, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में साधारण उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। कितने वर्ष तक, पिछले 4 वर्ष, पिछले कितने वर्ष तक मतलब उस खेल के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा तो ये पुरस्कार उनको दिया जाएगा, तो क्या बताएंगे, 4 वर्ष। 4 कितने वर्ष। वर्ष, 4 वर्ष, ठीक है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और नगद राशि 25 लाख पुरस्कृत व्यक्ति को दिए जाते हैं। कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पे, तो 25 25 लाख लाख। रुपए मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रथम प्राप्तकर्ता की बात करें विश्वनाथन आनंद थे। और शुरुआत की बात करेंगे तो इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1991-92 में। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न, क्या नाम था इसका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं दूसरा, आते हैं जो कि बोल रहा है अर्जुन पुरस्कार, क्या होता है, अर्जुना अवार्ड, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो कितने लोगों को मिला है, मैंने क्या बताया था, कितने लोगों को मिला है, क्या बताएंगे, 26। कितने लोग बताए, 26 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है, तो 26 लोगों को मिला है, जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे, कितने लोगों को, 26 लोगों को मिला है, ठीक है। चलिए, स्थापना कब हुआ था, अर्जुन पुरस्कार कब से दी जाती है, तो क्या बताएंगे, 1961 से दी जाती है, ठीक है। कब से दी जाती है, 1961 से दी जाती है। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। कितने की राशि दी जाती है, तो 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब किसे किसे मिला है, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स के के एम श्रीशंकर और पारुल चौधरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एथलेटिक्स के एम श्रीशंकर और पारुल चौधरी। मुक्केबाजी में ध्यान में रखें, मुक्केबाजी में मोहम्मद, क्या लिखा, हुसामुद्दीन। शतरंज के आर वैशाली, शतरंज के आर वैशाली जी का नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नवीनतम क्या है ये, ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। हॉकी के कृष्ण बहादुर पाठक को, ठीक है, और ठीक है, पुखराम बम सुशीला चानू को अर्जुन अवार्ड पुरस्कार दिए गए, ठीक है। कबड्डी के पवन कुमार को मिला और रितु नेगू को भी मिला, ठीक है। खो खो को नसरीन को, शूटिंग के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जा सका से कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कौन सा पुरस्कार मिला ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को, तो अर्जुन पुरस्कार मिला है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है, तो क्या बताएंगे,
शूटिंग से। हॉकी से इनका संबंध है। किससे संबंध है? हॉकी से इनका संबंध है, ठीक है। कुश्ती के सुशील कुमार को और अमित पंघाल समेत, ठीक है, पैरा तीरंदाज शीतल देवी, ब्लाइंड क्रिकेटर इलूरी अजय कुमार रेड्डी और पैरा कनोइंग के प्राची यादव, ठीक है, पैरा डोंगी जिसको कहते हैं, ठीक है। और ठीक है, इन लोगों को मतलब क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। मोहम्मद शामी को भी मिला जो कि क्रिकेट में मिला है। दीक्षा टागोर को मिला है, गोल्फ में मिला है। अदिति स्वामी और ओजस परवीन देवतालो को तीरंदाजी में मिला है। इन सभी को अर्जुन पुरस्कार मिले, ठीक है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो कुल 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित की गई, ठीक है। ध्यान, एक खेल से प्रश्न एग्जाम में होगा, ठीक है। अब हो सकता है इसी जो अभी जो पढ़ा रहे यहीं से पूछ दे, लेकिन एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% होंगे ही, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, या तो खेल के क्षेत्र से पूछ ले, या फिर अर्जुन पुरस्कार से पूछ ले, कुछ भी पूछे लेकिन होंगे, या फिर स्टेटमेंट बना के पूछ ले। और देखेंगे तो 11 पुरुष और 15 महिलाओं को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, ठीक है। कितने को दिया गया? 11 पुरुष थे और महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी, ठीक है। 15। अब कौन सा पुरस्कार है? अगला पुरस्कार की बात करेंगे। पुरस्कार का नाम है, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। तो खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक, प्रशिक्षक का मतलब क्या होता है? कोच होता है, ठीक है। तो खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार। लगातार उत्कृष्ट, ठीक है, लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो अर्जुन पुरस्कार में भी नगद राशि कितनी थी? 15 लाख भी थी। और यहाँ पर भी आपको कितने मिलते थे? यहाँ पर भी आपको 15 लाख रुपए ही आपको देने मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में नियमित श्रेणी में 5 तथा आजीवन श्रेणी के 3 खेल प्रशिक्षकों को पुरस्कार प्राप्त हुए, ठीक है। कितने? 5+3 मतलब कुल 8 लोगों के पुरस्कार दिए गए, ठीक है। नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रखेंगे इसका, फिर भी देख लीजिए एक बार। इसके अंतर्गत ललित कुमार को कुश्ती में, महावीर प्रसाद सैनी को पैरा एथलेटिक्स में, शिवेंद्र सिंह को हॉकी में, आरबी रमेश को शतरंज में, गणेश प्रभाकर, ठीक है, देवरुखर को मलखंभ के लिए नियमित श्रेणी में, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुए, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो 8 लोगों को मिला है, जिनमें से नियमित श्रेणी में 5 है, आजीवन श्रेणी में 3 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। राशि की बात करें तो इसमें भी आपको 15 लाख रुपए की राशि ही मतलब क्या होती है? प्राप्त होती है, ठीक है। आप चलेंगे आगे, देखेंगे ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये अलग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिक्स नहीं करना है। ये क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। ये क्या है? सीधे, ये सीधे के सीधे क्या है? तो सीधे ध्यानचंद पुरस्कार है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब क्या होता है? तो खेलों और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद खेल आयोजनों को बढ़ावा देने के योगदान देना जारी रखते हैं। पहले वाले में क्या था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 4 वर्षों को देखा जाएगा, आपने 4 वर्षों आपने खेल के क्षेत्र में क्या किया है, आपने क्या पदक लाया, नहीं लाया, आपकी मतलब क्या मतलब हो रहा है, मतलब आपकी सफलता क्या रहा 4 वर्षों में। यहाँ पे क्या है? आपने खेला, आपने किसी खेल से आप जुड़े हुए थे, आप रिटायर हो गए, लेकिन फिर भी आप उस खेल में आप क्या रहे? अपना योगदान दे रहे हैं, ठीक है। तो खेलों और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिन्होंने अपने प्रदर्शन में खेलों में योगदान दिया और जो अपनी सेना निवृत्ति के बाद भी मतलब आयोजन को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखते। 1 मिनट रुकिए, चलिए ठीक है, सब फोन कट लिया। इस प्रकार एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इसमें कितने हैं? राशि कितने है? ध्यानचंद वाला में, दोनों ध्यानचंद वाला में 25 लाख रुपए आई है, ठीक है। मंजूषा कंवर को बैडमिंटन में मिला है, विनीत कुमार शर्मा को हॉकी में, कविता सेल्वराज को एक कबड्डी के लिए ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त हुए। किसे किसे हुए? मंजूषा कंवर को बैडमिंटन में, विनीता कुमार शर्मा को हॉकी में तथा कविता सेल्वराज को कबड्डी में पुरस्कार दिए गए, ठीक है, ध्यान रखिए। अब चलेंगे क्या है? तो आखिरी में क्या है? आखिरी में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी या फिर माका ट्रॉफी कहते हैं। क्या बोलते हैं? MAKA, क्या बोलते हैं इसमें? क्या यूनिवर्सिटी वगैरह को दिया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें क्या है, ये पुरस्कार खेलों में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय में प्रतिस्पर्धा खेलों को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय को दिया जाता है, ठीक है। वर्ष 2023 के लिए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को विजेता विश्वविद्यालय का पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? विजेता विश्वविद्यालय का पुरस्कार किसे दिया गया था? 2023 के लिए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया। किसे दिया? नाम याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को ये पुरस्कार मिला, ठीक है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र को क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय उप विजेता विश्वविद्यालय का
पुरस्कार। उप विजेता कौन कौन थे? तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और मतलब ध्यान में रखेंगे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, इनको प्रथम और ठीक है द्वितीय उप विजेता के रूप में इनको चुना गया। लेकिन विजेता नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विजेता कौन है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कौन है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर की बात करेंगे तो क्या है, ये आपकी क्या है, तो विजेता रहे, ठीक है। आप चलेंगे आगे। अब हम लोग थोड़ा आज का दो टॉपिक देख लेते हैं, एटलीस्ट कम से कम दो टॉपिक करेंगे, ठीक है। आज क्या है, यूनेस्को। यूनेस्को हमारे क्या, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूनेस्को के संदर्भ में जो जो चीज हुआ है, उससे पहले यूनेस्को के बेसिक चीज के बारे में जाने, यूनेस्को आखिर है क्या। तो हमने बोला था सबसे पहले आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या होता है यूनेस्को का फुल फॉर्म, बताइए हमें जरा, क्या होगा बताइए। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सुंदर, ठीक है। बाकी लोगों को क्या है, कोई दिक्कत है, बोलने में तकलीफ है? यूनाइटेड नेशन ये एजुकेशन पत्र वगैरह आपके लिए लिखा जाए से महोदय बोलने की कृपया करें, ठीक है। यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म की बात है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। संयुक्त राज्य शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहते हैं इसको हिंदी में। मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय कहाँ पे, ध्यान में कहाँ पे इसकी मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय इनका पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। स्थापना की बात करेंगे 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। ये किसकी शाखा है? तो संयुक्त राष्ट्र की, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की क्या है, विशेष शाखा के रूप में इसकी स्थापना होती है। सदस्य देश कितने हैं? 195 देश इसके सदस्य। कितने देश सदस्य हैं? 195। एसोसिएट स्टेट, ठीक है, एसोसिएट स्टेट या फिर सहयोगी देश सदस्य कितने हैं? तो 8 है, ठीक है। वर्तमान महानिदेशक की बात करें, ऑड्रे अजोले हैं। क्या नाम है वर्तमान महानिदेशक कौन है? ऑड्रे अजोले है, जो कि फ्रांस के हैं। प्रथम महानिदेशक की बात करेंगे तो जूलियन हक्सले हैं। कहाँ के? जूलियन हक्सले, ठीक है, ध्यान में रखें, कहाँ के? ग्रेट ब्रिटेन के जूलियन हक्सले, ठीक है, नाम इनका ध्यान में रखेंगे। क्या इसका उद्देश्य होता है? तो ध्यान, उद्देश्य की बात, शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग, सांस्कृतिक समझ और आदान प्रदान के जरिए वैश्विक शांति और कल्याण को बढ़ावा देना, मतलब क्या होता है, इनका पर्पस होता है, ठीक है। यह एक विश्व स्तरीय संयुक्त राष्ट्र संघ का शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, जो बच्चों पर विशेष ध्यान देती है। यूनेस्को अलग अलग दुनिया में धरोहरों को विश्व धरोहर में शामिल भी करती है। यूनेस्को के कार्यक्रम 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए 2030 एजेंडा में परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में भी योगदान देते हैं। यूनेस्को में शामिल पहला विश्व धरोहर स्थल इक्वाडोर का, ठीक है, गालापागोस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो यूनेस्को के संदर्भ में भारत के फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर पूछा जाएगा यूनेस्को में शामिल, ठीक है, पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो इक्वाडोर का, ठीक है, गालापागोस। क्या नाम है इसका? गालापागोस, ठीक है, याद रखिए कहाँ का है, इक्वाडोर, ठीक है, बिल्कुल गालापागोस, ठीक है। इटली एक प्राचीन देश है, जहां यूनेस्को द्वारा इसे सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश घोषित किया। सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक यूनेस्को द्वारा संरक्षित या फिर धरोहर वाला देश कौन सा है, तो ध्यान रखिए इटली, ठीक है। अगर पूछेगा सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश कौन है, तो क्या बताएंगे? ये भी क्या है? इटली है। ईरान। इटली। क्या हो जाएगा? यूके, ठीक है, क्या हो जाएगा? यूके। ईरान में पहला हुआ था, ठीक है, यूके, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है, यूके। उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, कुछ आप फैक्ट देख लेते हैं यूनेस्को से संबंधित जो फैक्ट है। विश्व धरोहर स्थलों का संरक्षण, शिक्षा, विज्ञान और जलवायु परिवर्तन, सांस्कृतिक मानवाधिकार की सुरक्षा, विज्ञान, जनगणना, संचार एवं सांस्कृतिक पहलुओं का विकास आदि इनका यूनेस्को का कार्य है, ठीक है। यूनेस्को की बात करेंगे, ठीक है, यूनेस्को सदस्य, ठीक है, यूनेस्को सदस्य देशों का सहयोग करता है और विभिन्न कार्यक्रमों, पहले अभियानों, संगठनों को समर्थन प्रदान करता है, ताकि विश्व के लोगों का कल्याणकारी प्रगति हो सके, ठीक है। अब देखिए भारत से संबंधित यूनेस्को का फैक्ट को हम लोग जरा देखेंगे क्या है, ठीक है। तो क्या भारत से संबंधित कोई फैक्ट है तो उसको जरा देखते हैं। भारत वर्ष 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना, ठीक है। भारत में यूनेस्को के 2 कार्यालय हैं, ठीक है। कितने कार्यालय है भारत में यूनेस्को के? तो 2 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत वर्ष 1946 में यूनेस्को का मतलब क्या होता है, सदस्य बनता है, ठीक है। भारत में यूनेस्को के कितने कार्यालय थे, क्या बताएंगे? 2 है। कितने हैं? तो 2 है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कितने कार्यालय है, तो ध्यान में रखिएगा, 2 है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत का जनवरी
भारत के जनवरी 2023 तक यूनेस्को में शामिल अंतिम स्थल कच्छ के रण में स्थित धौलागिरी है। ठीक है, 2023 तक, 24 का इसमें शामिल नहीं किया है, हालांकि गलत दिया हुआ है इसमें। ठीक है, अभी यूनेस्को में कितने स्थल हो गया है? अंतिम स्थल कौन है यूनेस्को में? 42वां है। होयलेश्वर है। कैलेश्वर हो गया। ठीक है, उससे पहले कितना था? अभी कितने स्थल हो गए यूनेस्को में? टोटल की बात करेंगे यूनेस्को में स्थल की बात करें 42 है, नहीं तो नीचे 42 में मेंशन क्या कर है? दिया 42 42 ही है। किया है। जी मेंशन कर दिया था है इसमें मैगजीन में। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ इसे। ठीक है, 42 में क्या हौलेश्वर है ना? जी हौलेश्वर। ठीक है, 41 में शांति राम निकेतन। शांति निकेतन, क्या नाम है? शांति निकेतन। शांति निकेतन। ठीक है, उसके बाद 40 में धौलावीरा। धौलावीरा है। ठीक है, धौलावीरा। ठीक है, अब आते 39 में। ठीक है, 39 में क्या है? रामपप्पा मंदिर। रामपप्पा, रामप्पा होता है कि रामपप्पा, जो भी होता है। ठीक है, ध्यान में तेलंगाना पड़ता है। तेलंगाना है कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना में होगा मंदिर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 39, 40, 41, 42 मैंने लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, 2023 में ये 40वें स्थल तक अपडेट किया। ये जो धौलावीरा जो दे रहा है 40वां स्थल है। ठीक है, इसे जनवरी 2020 में शामिल किया गया था। ठीक है, भारत का जनवरी 2023 तक, मतलब घोषणा करने के बाद अपडेट बाद में होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सो ये कहना चाह रहा, तो भारत का जनवरी 2023 तक यूनेस्को में शामिल अंतिम स्थल कच्छ के रण में स्थित धौलावीरा, जिसे 2020 में शामिल किया गया था। ठीक है, भारत में कुल 42 यूनेस्को धरोहर स्थल है, जिनमें से 33 की बात करें सांस्कृतिक है। ठीक है, 33 कितने हैं? 33 क्या है? सांस्कृतिक। 7 प्राकृतिक है, 2 मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, वर्तमान में महाराष्ट्र में कुल 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, और यह संख्या भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। सबसे अधिक यूनेस्को वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो क्या बताएंगे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए कौन हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। सबसे अधिक राज्यों वाला कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा सबसे अधिक। जबकि सबसे कम हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, चंडीगढ़ में एक एक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम हिमाचल में है, एक है। तेलंगाना में एक है। चंडीगढ़ में क्या है? एक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिहार में विश्व धरोहर स्थल 2 है। ठीक है, कौन कौन है? तो महाबोधि मंदिर है, जिसे कब शामिल किया गया था? तारीख इंपॉर्टेंट है, रख लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। महाबोधि मंदिर को कब शामिल किया गया था? क्या बताएंगे? 2002 बिल्कुल 2002 में शामिल किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ध्यान रखिएगा, महाबोधि मंदिर को 2002 में शामिल किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को कब मतलब शामिल किया गया? 2016 में। ठीक है, तो 2002 में महाबोधि मंदिर को, विश्वविद्यालय के खंडहर को, ठीक है, 2016 में शामिल किया गया। देखिए, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यूनेस्को के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। ठीक है, यूनेस्को के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। देखिएगा, यूनेस्को द्वारा, ठीक है, यूनेस्को द्वारा बिहार में, ठीक है, 3 स्थल है, ऐसा पूछ सकता है। या फिर पूछेगा यूनेस्को द्वारा पहला जो स्थल जो है, ठीक है, इक्वाडोर का क्या क्या था? पहला स्थल कौन था इक्वाडोर का? क्या नाम था उसका? गालापागोस है। ठीक है, ध्यान, यूनेस्को का भारत में कितने स्थल है? 42 स्थल है। तो देखिए 3-4 स्टेटमेंट पूछेगा, कुछ ना कुछ गलती होने की संभावना होगी। ठीक है, तो आपको बस ध्यान में रखना, भारत में यूनेस्को के 42 स्थल। ठीक है, 7 प्राकृतिक, 2 मिश्रित, और 3 की बात करें, 33 की बात करें, कितने सांस्कृतिक हैं। सबसे पहला यूनेस्को स्थल भारत में कहाँ पे? सबसे पहला यूनेस्को स्थल की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, तो आपको कहाँ पे, कौन कौन 1983 में सबसे पहले शामिल किया गया था यूनेस्को के स्थल को? तारीख साल नहीं दिया है क्या? 1983 में 2-3 है, 3 है सर 1983 में। ठीक है, सबसे पहले 1983 वाला ही है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बिहार में 2 महाबोधि मंदिर और नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलेगा, सबसे अधिक यूनेस्को स्थल कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, 5 है वहां पे। ठीक है, देखिए, भारत पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, यूनेस्को ने पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों, हरियाणा के चर्च ऑफ, ठीक है, एपिक फेनी, और दिल्ली के बीकानेर हाउस को शहरी पुनरुद्धार और विरासत संरक्षण श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, तो ये पूछेगा, रामबाग गेट और प्राचीर कहाँ पे है? तो पंजाब में है। ठीक है, चर्च ऑफ, ठीक है, एपी फेनी कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। बीकानेर हाउस कहाँ पे? तो दिल्ली में है। ठीक है, इनको क्या मिला है? इनको क्या मिला है? तो ध्यान रखिए, इनको मिला है, क्या मिला है? इनको मिला है शहरी पुनरुद्धार और विरासत संरक्षण श्रेणी का पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। ठीक है, रामबाग गेट और प्राचीरों को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस
और चर्च ऑफ, ठीक है, एफिफेनी और बीकानेर हाउस को क्या मिला था? अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसे मिला? तो रामबाग गेट और प्राचीर को, जो कि कहाँ पे है? कहाँ पे है? पंजाब में। पंजाब में है। कहाँ पे? ध्यान रखिए, पंजाब में है। और चर्च ऑफ एफिफेनी कहाँ पे? हरियाणा में है। ठीक है। बीकानेर हाउस कहाँ पे? बीकानेर हाउस कहाँ पे है, क्या बताएंगे? तो दिल्ली में है। बीकानेर हाउस कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इनको। तो अवार्ड ऑफ मेरिट 2 को प्राप्त हुआ है। ठीक है, चर्च ऑफ एपिफेनी, बीकानेर हाउस, उसको भी। रामबाग गेट और प्राचीर को मतलब क्या? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इस बार चीन, भारत और नेपाल से कुल 12 परियोजनाओं के इन पुरस्कारों के लिए चयन किया गया। 3 परियोजना हांगकांग के, ठीक है, 3 परियोजना हांगकांग के, ठीक है, फैनलिंग गोल्फ कोर्स, चीन के यांगझो में, ठीक है, डोंगगुआन गार्डन रेजिडेंस, और भारत के केरल में, ठीक है, कुन्नामंगल भगवती मंदिर स्ट्रीट, कर्णिकारा मंडपम को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन का अवार्ड दिया गया। ठीक है। तो भारत में अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन किसके दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम ध्यान रखिए, क्या नाम है मंदिर का? नाम क्या है? तो कुन्नामंगलम भगवती मंदिर स्ट्रीट कर्णिकारा मंडपम को किसे मिला? कर्णिकारा मंडपम को क्या दिया? अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन दिया गया। यूनेस्को के संरक्षण में, ठीक है, स्लोवेनिया द्वारा आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर दूसरा वैश्विक फोरम 5 से 6 फरवरी 2024 को क्रांच के, ठीक है, क्रांच के बर्डो कांग्रेस सीटर में संपन्न हुआ है। ठीक है। तो ये सब उनका इंपॉर्टेंट है, लेकिन भारत के संदर्भ में जो भी फैक्ट बने हैं वो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, महाराष्ट्र में हमने पढ़ा था तो भाई साहब, महाराष्ट्र में 5 यूनेस्को के स्थल है। ठीक है, पढ़ा आपने? कितने हैं? 5 है। ठीक है, पांचों का नाम जरा एक बार देखेंगे, क्या क्या नाम है इनका। तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, ठीक है, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ पे पड़ेगा? यूनेस्को के द्वारा स्थल है, कहाँ पे है ये? गुजरात में है। सांची का स्मारक, खजुराहो समूह के स्मारक कहाँ पे है? तो क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश। कहाँ पे? तो ध्यान में रखेंगे, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? ध्यान में रखेंगे, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान में रखें, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। आप हमें ये बताइए, ठीक है, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, बृहदेश्वर एरावतेश्वर मंदिर, ठीक है, महाबलीपुरम का स्मारक कहाँ पे? तो क्या बताएंगे? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में। कहाँ पे? ध्यान रखें, तमिलनाडु में। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, तो आपको बताना है। ठीक है। आगरा का किला फतेहपुर सीकरी कहाँ पे? तो क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बताना। हम्पी का स्मारक, ठीक है, पट पट्टदकल समूह स्मारक कहाँ पे है? कर्नाटक। बिल्कुल, तो ध्यान में रखेंगे, कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब चलिए, बताना हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली। दिल्ली में। ठीक है। विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट, सबसे पहले विश्व विरासत स्थल का पश्चिमी घाट पर्वत वाले 4 राज्य, ठीक है, कौन कौन राज्य है? तो देखिए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र राज्यों में विस्तृत है। ठीक है। तो विश्व विरासत स्थल वाला जो स्थान, जो पश्चिमी घाट, जो है 4 राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा? कर्नाटक में, केरल के, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। फिर नाम रिपीट कर लीजिए। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। कर्नाटक, केरल, बिल्कुल तमिलनाडु, ठीक, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है काफी है। अब चलेंगे हम लोग आगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे, कुछ प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं। आप चलते हैं, यहीं पे रखते हैं। ठीक है, कल हम लोग कहाँ से देखेंगे? इलेक्ट्रॉन वाहन नीति 2023 हम लोग यहाँ से देखेंगे। कितना देर हो गया? 1 घंटा हो गया। करवा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन वाहन नीति करवा देता हूँ। ठीक है। देखेंगे, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति आ गई है। ठीक है, क्या आ गई है? तो बिहार सरकार का इलेक्ट्रिक वाहन नीति आ गई। इसको जरा सभी लोग जरा समझिएगा क्या है इसमें। ठीक है, इससे मेंस में प्रश्न बनने की संभावना है। तो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 से देखिए, मेंस का 2-3 ज्वलन मुद्दा बन गया, इसको तैयारी कर लीजिए। ठीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है। ठीक है, अब इसके लिए रामनाथ कोविंद पैनल ने गठित किया था। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए उन्होंने मतलब प्रस्ताव दिया है। दूसरा जो होगा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हो गया। उसके बाद एक और क्या मुद्दा था बिहार फिलहाल में? यूसीसी हो गया। ठीक है, 3 तो अभी एकदम बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है, जिससे मतलब सीधा सीधा प्रश्न मतलब एग्जाम में आएंगे। ठीक है, समझ गए ना? आप चलेंगे, क्या है? फार्मर प्रोटेस्ट बकवास है, वो तो बहुत पहले का मुद्दा है, कम चांस उसको नहीं। इससे भी बीजेपी के साथ सरकार बन गया तो हमको नहीं लगता इसको जोड़ देगी।
बिहार कैबिनेट ने 5 साल के लिए अवधि के लिए एक नई इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति मंजूरी दी है। कितने साल की अवधि के लिए दी है, ये इंपॉर्टेंट है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए दी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उद्देश्य क्या रहेगा, ईवी इकोसिस्टम को विकसित करना। ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्राथमिक लक्ष्य बिहार में इलेक्ट्रॉनिक वाहन परिवहन इकोसिस्टम विकसित करने के लिए एक मॉडल राज्य बनाना है। मजबूत चार्जिंग ट्रांसफर, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सुलभ और मजबूत नेटवर्क विकसित करने पे ध्यान भी देना है, ठीक है। साथ में नवाचार को भी बढ़ावा देना है, ठीक है। आईटी, डेटा एनालिटिक्स और अनुसंधान और विकास जैसे सहायक क्षेत्रों सहित, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक गतिशीलता के क्षेत्र में स्टार्टअप और निवेश को मतलब क्या करना है, प्रोत्साहन करना है, ठीक है। पर्यावरण सुधार की बात करें तो वायु गुणवत्ता के सुधार और प्रदूषण के स्तर को कम करने की परिविधता की भी बात कही गई है, ठीक है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है। कैसे दी जाएगी, तो खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। अगर आप मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक वाहन अगर खरीदते हैं तो आपको खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। सरकार इलेक्ट्रिक ईवी की खरीद पर सीधे सब्सिडी देती है। कैसे होता है, तो यह सब्सिडी वाहन के प्रकार और मॉडल के आधार पर भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। कर में छूट मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक निश्चित अवधि के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट दी गई है, ठीक है। मतलब रोड टैक्स और पंजीकरण छूट नहीं लगेगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की बात करेंगे तो रेंज की चिंता को दूर करने के लिए सरकार, ठीक है, चार्जिंग स्टेशनों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करने की योजना बना रही है। इन स्टेशनों की स्थापना के लिए सब्सिडी भी मतलब क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे क्या क्या होगा इसमें, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो नीति में 2028 तक राज्य के सभी वाहन पंजीकरणों का 15% ईवी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति में मतलब कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के, 5 था कि 4 था, बताइए कितने वर्षों के लिए था, 5 के लिए, ठीक है, ध्यान 5 साल, ठीक है, 5। नीति में 2028 तक राज्य के सभी वाहन पंजीकरणों में 15% इलेक्ट्रिक वाहन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो वाहन पंजीकरण क्या है, जो कि मतलब वाहन का सर्विस देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ओला हो, रैपिडो हो, कुछ भी हो, उसको कम से कम राज्य में अगर आपको गाड़ी से सर्विस अगर देना तो 15% हो। या फिर मान लीजिए कोई टैक्सी का मतलब कंपनी खोले हुआ टैक्सी अवेलेबल करवाता तो उसको भी 15% इलेक्ट्रिक व्हीकल रखना पड़ेगा। यह नीति 2023 से 2030 तक बिकने वाले तमाम वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब 2023 से लेकर 2030 तक, ठीक है, 7 वर्षों में जो गाड़ी जो बिकेगी उसमें कितने प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन, 30%, ठीक है, ध्यान रखेंगे 30% इलेक्ट्रिक वाहनों को बिक्री करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे ईवी, जिसे क्या ईवी 30-30 रखा गया, मतलब 2030 तक मतलब कितना परसेंट, तो 2030 तक मतलब कितना परसेंट, तो 2030 तक मतलब क्या होगा, 30%, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ईवी 30-30 का मतलब क्या होगा, मतलब 30% इलेक्ट्रिक वाहन 2030 तक, ठीक है। राज्य के 6 जिलों में 400 इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रचलित करने के लिए सब्सिडी और टैक्स में भी छूट दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर सस्ता मिलेगा, थोड़ा सा सब्सिडी देंगे तो ही मतलब पॉपुलर हो सकता है, नहीं तो सब तो पेट्रोल वाला गाड़ी तो चलाते ही है, पेट्रोल डीजल का। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 राज्यों में, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनुकूल परिस्थितियां तंत्र बनाने पर जोर देती है, जिससे राज्य भर में चार्जिंग स्टेशनों का एक मजबूत नेटवर्क मतलब क्या होगा, विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना है। ईवी अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई नीति में मोटर वाहन ईवी पर 75% तक की सब्सिडी और 1000 व्यक्तिगत 4 पहिया ईवी के लिए 1.25 लाख रुपए तक की खरीद प्रोत्साहन का प्रस्ताव दिया गया, ठीक है। क्या है, तो जरा इसको समझिएगा। तो ठीक है, ईवी अपनाने को, ठीक है, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अपनाने के लिए इस नई नीति में मोटर वाहन पर, ठीक है, मोटर वाहन कर पर, ठीक है, मोटर वाहन कर पर 75% की सब्सिडी दी जाएगी। और सब्सिडी को पहले 1000 व्यक्तिगत 4 पहिया ईवी के लिए, ठीक है, 1.25 लाख रुपए तक की खरीद पे प्रोत्साहन का प्रस्ताव दिया जाएगा। मतलब टैक्स में आपको 75% तक छूट होगा, ठीक है। टैक्स में, कर में 75% को छूट होगा। अगर आप 4 व्हीलर अगर खरीदते जो कि इलेक्ट्रिक से चलती है तो पहले 1000 व्यक्तिगत 4 पहिया पे, ठीक है, 1.25 लाख रुपए की मतलब प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, ठीक है, छूट होगा। पहले 10,000 व्यक्तिगत 2 पहिया ईवी के लिए मोटर वाहन पर 75% तक की सब्सिडी और, ठीक है, 10,000 रुपए तक की मतलब प्रोत्साहन लाभ होगा, ठीक है। तो कर पर कितना प्रतिशत, 75%, ठीक है। कर पे कितना, मतलब वहां पर भी 75%, 4 व्हीलर पे भी 75% है, यहाँ पर भी 75% टैक्स पे छूट जाएगी। लेकिन आप मान लीजिए जो 4 व्हीलर जो खरीदेगा उनको 1000 व्यक्ति जो होगा, जो शुरू में जो 1000 व्यक्ति जो होंगे उनको 1.25 लाख रुपए का छूट दिया जाएगा। लेकिन जो मोटरसाइकिल जो खरीदेंगे 2 व्हीलर उनको 10,000 रुपए तक की खरीद प्रोत्साहन का समान
लाभ भी प्रस्तावित किए गए हैं। यह नीति शुरुआती 3 वर्षों के दौरान सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली दर पर 30% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा तो अच्छी बात है, चलेगा, लेकिन उसके लिए भाई साहब जगह जगह पे तो चार्जिंग स्टेशन भी तो लगाना पड़ेगा। जो लोग चार्जिंग स्टेशन लगाने के काम करेंगे, ठीक है, उनको बिजली पे 30% का उनको छूट दिया जाएगा, ठीक है, जो कि सरकारी भी है, वो प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी कोई भी स्थापित करता 30% छूट होगी। टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियों को 40% इलेक्ट्रिक कार चलानी होगी, ठीक है, जो टैक्सी सेवा देते हो भाई साहब 40% तुम इलेक्ट्रिक कार तुमको चलाना पड़ेगा। राज्य के 6 शहर की बात करेंगे, जहां पे पटना है, गया है, मुजफ्फरपुर है, गया दो बार है भाई, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया, कितने हुए, 1 2 3 4 5 में इलेक्ट्रिक बस की सुविधा दी जाएगी। कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक बस की सुविधा दी जाएगी? पटना में, मुजफ्फरपुर में, गया में, भागलपुर, ये सारे में स्मार्ट सिटी है ना सर? ये सारे स्मार्ट सिटी है ना? यहाँ तो है, यहाँ तो है, भागलपुर और गया भी स्मार्ट सिटी है। बिहार में 4 ही स्मार्ट सिटी है ना? हाँ। एक बिहार शरीफ है सर, ठीक है, पूर्णिया भी इसमें शामिल है, ठीक है। एक दरभंगा है सर। दरभंगा स्मार्ट सिटी बन गया। हाँ सर, एक होगा वो। जो भी हो, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया में क्या चलेगी? तो यहाँ पे मतलब क्या, यहाँ पे 6 शहर दिया हुआ है, ठीक है, एक इसमें छूटा हुआ है, इसमें लगता है दरभंगा होगा तो फिर, ठीक है, ये 5 ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक बस चलेगी, ठीक है। दुबई में चल रहे COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उल्लेख किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव में उत्सर्जन की कमी करके महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक रूप से इसमें ईवी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने वाले रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी वही सब सारा कहानी, इसको आप लोग देख लेंगे। BSRTC, ठीक है, ये अशोक लीलैंड के बाद चलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे 6 सर का नाम पेपर में सही तरीके से देगा, 2 बार गया लिख दिया है ना, यहाँ पे दिया होगा सही तरीके से, ठीक है। 6 शहर में कौन कौन है? पटना है, मुजफ्फरपुर है, गया है, भागलपुर है, दरभंगा है, पूर्णिया है, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए 400 इलेक्ट्रिक वाहनों का परिचालन की मंजूरी दी गई। इसमें पटना के लिए कितना है? 150 है, जबकि अन्य 5 शहरों के लिए 50-50 चलेगी। अन्य बाकी सारे शहरों के लिए कितने हैं? 50-50 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी अकेले मतलब पटना के लिए कितना है? तो पटना के लिए 150, ठीक है, 150 पटना के लिए। बाकी 5 शहर के लिए 5 गुने 50 कितना हो जाएगा? 250, ठीक है। इनमें क्या चलेगा? 400 इलेक्ट्रिक बसों चलाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। केंद्रीय सहायता में 235 करोड़ रुपए की राज्यांश की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। चलिए, तो यही सब था, कुछ विशेष नहीं था, बाकी का हम लोग कल के क्लास में करेंगे। इसके हमारे पास समय कितना है? हमारे पास 15 दिन समय है ना, 15 दिन में इसको खत्म करेंगे। 15 दिन में हमारे पास कितना दिन? 4 से 5 दिन तो होली की ही छुट्टी हो जाएगी ना, 3-4 दिन, 4 दिन तो कम से कम, लेकिन उससे पहले कोशिश करेंगे इसको खत्म कर दें, ठीक है। चलिए, बाकी जितना भी रह गया वो कल